अब तक हमने देखा कि ये फेंग ने तलवार के पीछे उल्टा बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए चालू गाड़ी में अपना स्पिरिचुअल सी खोल दिया और ऊपर से उसके 9th लेवल के पीक तक भी पहुंचा दिया, वो भी कई महीनों का काम सिर्फ 10 मिनट में, और वो भी बिना किसी पिल या टेक्निक की मदद लिए। ऊपर से वो कहता है कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स भी नहीं है। ये सुनकर एल्डर बाय सिमरन के पिता की तरह राज को साफ साफ मना कर देते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एल्डर बाय को ये फेंग की बात पर भरोसा नहीं होता, तो चेक करने के लिए उनका पर्पल एनर्जी से भरा हुआ हाथ आगे बढ़ता है और वो बहुत ही तनाव भरे चेहरे के साथ ये फेंग के सर पर हाथ रखकर एनर्जी इंडक्शन की मदद से कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं, जो ये फेंग को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उसके पसीने छूट रहे हैं। लेकिन ये फेंग में से एनर्जी को सेंस करके एल्डर बाय के कदम लड़खड़ा जाते हैं कि ये सच में क्या हो रहा है, लेकिन ये फेंग बस मुस्कुराता हुआ वहीं बैठा रहता है। फिर एल्डर बाय थोड़े गुस्से और थोड़े कन्फ्यूज़न वाले मिक्स इमोशन के साथ ये फेंग पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये सच है, तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है। ये फेंग उंगली से अपना गाल खुजलाता हुआ पूछता है, एल्डर बाय मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। एल्डर बाय मुंह के आगे हाथ रखकर थोड़ा सा खास कर अपने होश में आते हैं और सोचते हैं, तो क्या सच में अपना स्पिरिचुअल सी खोला या नहीं, या फिर ये कोई स्पेशल टाइप का सी था जिसमें बहुत लंबा दरिया होता है। फिर अचानक एल्डर बाय का मूड चेंज हो जाता है और वो पीछे मुड़कर कहते हैं, चलो हम तुम्हारे मास्टर को ही खुद तुम्हारी कंडीशन चेक करने देंगे। ये सुनकर ये फेंग अचानक चौंक जाता है और एल्डर बाय गहरी सांस छोड़कर सोचते हैं, वैसे भी ये मेरा डिसाइपल नहीं है, तो मैं यंग लेडी को ही इस अजीब सी प्रॉब्लम के बारे में टेंशन लेने दूंगा। इतना होने के बाद एल्डर बाय बहुत तेज़ी से बादलों के ऊपर से गुजरते हैं, शायद जल्दी में है कि ये कोई और नई अजीब प्रॉब्लम खड़ी करे उससे पहले इसको सैक पहुंचा दूं। वो सैक पहुंच गए जहां बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जिसमें उगते सूरज की हल्की रोशनी, पक्षियों की मधुर आवाज़, बादल और पेड़ पौधों के साथ रंग बिरंगी मकान है। वो सैक के अंदर जाते हैं जहां मून वाइट आराम से पैर पर पैर चढ़ाए और एक हाथ पर अपना सर झुकाए पूछती है, एल्डर बाय आपको सैक पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया। एल्डर बाय का पूरा शरीर काँप रहा है और जवाब देते हैं, यंग लेडी आपके प्रिय डिसाइपल ने एक्चुअली एक ब्रेक थ्रू पाया। ये फेंग बाजू में अपना हाथ और फिस्ट जोड़कर थोड़े डरे हुए इमोशन के साथ खड़ा है और एल्डर बाय अब ज़्यादा कांपते हुए आगे कहते हैं, उसने अपना स्पिरिचुअल सी खोला जो कि आपके सी से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है और पीक लेवल तक भी ब्रेक थ्रू किया, स्पिरिचुअल सी रेल्म के 9th लेवल तक। ये सुनकर मून वाइट थोड़ी सी चौंक जाती है कि तभी एल्डर बाय एक और धमाका करते हुए कहते हैं कि एक और बात, उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है। और ये सुनकर तो मून वाइट बहुत तेज़ी से पूरी पिंक एनर्जी में लिपटी हुई उड़ती उड़ती ये फेंग के पास आती है, अपना एक हाथ आगे बढ़ाए हुए। एल्डर बाय उतनी ही तेज़ी से पीछे मुड़कर ये फेंग से दूर थोड़ा सा पीछे उल्टे होकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में या तो डर से भरी बातें आ रही है या फिर कुछ डर्टी बातें आ रही है। खैर, मून वाइट आके ये फेंग के सर पर हाथ रखकर आश्चर्य में देखती है और पूछती है, ये फेंग तुम्हारे पास तो सच में कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, फिर तुमने कैसे अपना स्पिरिचुअल सी खोला और ब्रेक थ्रू किया। ये फेंग कुछ बहाना निकालने जा रहा था कि मास्टर वो मैंने कि तभी बाहर से किसी की ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है, फुल मून सेक्ट फॉर्मल विजिट के लिए आया है, हम स्टार स्पिरिट सेक्ट को कहते हैं कि बाहर आओ, हमारा स्वागत करो। ये सुनकर ये फेंग का ध्यान पीछे जाता है और एल्डर बाय अभी भी पीछे ये फेंग से बहुत दूर उल्टा होकर खड़े हैं। बाहर एक ब्लू कपड़ों वाले अंकल और 3 बच्चे खड़े हैं जो कि मास्टर डिसाइपल जैसे लग रहे हैं, जिसमें से अंकल हाथ को आगे बढ़ाकर बोलते हैं, तुम्हारा स्टार स्पिरिट सेक्ट इतना बेशर्म क्यों है, तुम हमेशा ऐसे बिना डिसाइपल के सेक्ट बनकर तो नहीं रह सकते, है ना। जिसे सुनकर मून वाइट बहुत गुस्से में अपने दांत कसकर सोचती है, मुझे इससे नफ़रत है, ये अजीब डिसाइपल ऑलरेडी बहुत परेशान कर रहा है
ऊपर से ये एक और सिरदर्द चला आया मुंह उठाकर। मैं कब शांति से कल्टीवेट करने पर ध्यान दे पाऊंगी। फिर वो तीनों बिल्कुल किसी सुपर हीरो मूवी की तरह स्टाइल में बाहर आकर खड़े रहते हैं, जिसमें मून वाइट बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे पूरे आसमान और तारों को अपने कपड़ों के नीचे समेटे चलती हो। मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने उसका, है कि नहीं। फिर मून वाइट पूछती है, किस बात के लिए आप सभी को यहाँ आना पड़ा। सामने मौजूद अंकल पूछते हैं, क्या तुम लुओ क्यूएनशिए हो, स्टार स्पिरिट सेक्ट के सेक्ट लीडर। पीछे 3 बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सीना बाहर निकाले खड़े रहते हैं और अंकल उनकी ओर हाथ करते हुए प्राउड के साथ आगे कहते हैं, मैंने लोगों से सुना है कि अगर तुम्हारे सेक्ट को कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो उसे पूरे 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। मैं तो चौंक गया ये सुनकर। तो मैं अपने डिसाइपल के साथ उस डिसाइपल को टेस्ट करने आया हूँ जिसने अभी अभी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन किया है इसी मेथड से। मून वाइट चिड़ी हुई और गुस्से के साथ ये फेंग की ओर देखकर सोचती है, अगर मेरा कोई डिसाइपल नहीं होता तो मैं सीधा उसके मुंह पर उसे मना कर देती, लेकिन आखिरकार क्यों मेरे सामने एक के बाद एक इतनी सारी तकलीफ़ें आए जा रही है। लेकिन ये फेंग इस सब से अनजान, बिना किसी इमोशन के बस वही खड़ा रहता है। लेकिन तभी मून वाइट के दिमाग की बत्ती जलती है और अपने आप को मन में कहती है, लेकिन एक सेकंड, अगर ये फेंग सामने वालों से हार जाए और उनसे मार खाकर उसे सदमा लग जाए तो वो हमारी सेक्ट को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसा सोचकर वो ये फेंग को कहती है, सामने वाले बड़ी दूर से आए हैं, लड़ाई के लिए मना करना हमारे सेक्ट की रेपुटेशन ख़राब कर देगा। सामने 3 लोग हैं स्पिरिचुअल सी 9th रेल्म के, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम कर पाओगे। ये फेंग सोचता है कि ऐसा लगता है हेवनली थंडर टेलिस्मैन ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। और मून वाइट को पूछता है, मास्टर क्या ऐसी लड़ाई में मैं टेलिस्मैन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मून वाइट भी सामने जवाब दे देती है कि तुम कर सकते हो, बस अब तो और क्या ही चाहिए, अब भाई उड़ाएगा सबके होश दोबारा। तभी सामने मौजूद 3 डिसाइपल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। कहते हैं कि सेक्ट लीडर, आपको अपने डिसाइपल को इतना ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहिए। डिसाइपल को अपने आप एक दूसरे से सीखने देना चाहिए। ऐसा कहते कहते वे अपने मुक्के तैयार कर रहे हैं। शायद ये सोच रहे होंगे कि आज तो हाथ साफ करने का अच्छा मौका मिल गया। ये फेंग ये सुनकर लहराता हुआ आते आते कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमति रखता हूँ। और अपनी जगह पर आकर बड़ी सी स्माइल के साथ वो सोने सी चमकती पैनल में से कुछ पेपर्स निकालता है। देखते ही देखते वो उन पेपर्स के बंडल पे बंडल निकालते ही जाता है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं धन के देवता उतर आए हो। थोड़ी ही देर में वो उन पेपर्स का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा कर देता है, जो कि वही हेवनली थंडर टेलिस्मैन है, जो उसकी आज की बिग स्पेंडिंग प्रोडक्ट, जो उसे आज के आज ही इस्तेमाल कर देनी होगी। जिसे देखकर सामने मौजूद डिसाइपल्स की आंखें खोपड़ी के बाहर आ जाती है और आश्चर्य में कहते हैं, वो कितने सारे हेवनली थंडर टेलिस्मैन। दूर से देखने पर ये फेंग चमकते हुए छोटे से पहाड़ के साथ खड़ा है और सामने तीनों डिसाइपल के होश उड़े हुए हैं। उन डिसाइपल्स के मास्टर सोचते हैं कि सिर्फ एक हेवनली थंडर टेलिस्मैन सबसे ऊंचे लेवल का 9th ग्रेड ऑरा वेव निकाल सकता है। हर एक टेलिस्मैन में 9th लेयर के स्पिरिचुअल रेल्म यूज़र के हमले जितना पावर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने भी डिसाइपल उससे लड़े, वो नहीं जीत सकते इसके सामने। फिर अपना भाई मौत के देवता की तरह गोल्डन आंखों के साथ, गोल्डन लाइट से चमकता हुआ बड़ी स्माइल के साथ कई सारे टेलिस्मैन तीनों डिसाइपल की ओर फेंक कर कहता है, हेवनली थंडर टेलिस्मैन एक्सप्लोड। जिसके धमाकों की वजह से वे तीनों डिसाइपल्स हवा में कटी पतंग की तरह उड़ जाते हैं, अपने हाथ पैर फड़फड़ाते हुए। जिसमें से सबसे पीछे वाला गाली देते हुए कहता है, ये एक फाइट कैसे हुई। तो सबसे आगे वाला कहता है, जूनियर ब्रदर जाओ और उसे पकड़ के रखो। ये सुनकर बीच वाला कहता है, सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे मरवा डालना चाहते हो। ये फेंग एक पागल सीरियल किलर की तरह खुशी के मारे लगातार थंडर टेलिस्मैन फेंकते जाता है और कहता है,
हे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी ये करने में मज़ा तो बहुत आएगा कसम से। खैर, ऊपर से दिख रहा है कि दूर खड़ी मूनवाइट के पसीने छूट रहे हैं और अंकल की शॉक लगने से जान निकलती जा रही है। लेकिन ये फेंग नीचे धमाकों पे धमाके किए जा रहा है और बेचारे तीनों डिसाइपल अपने हाथ साफ करना चाहते थे ये फेंग के ऊपर, लेकिन अब वो इधर से उधर अपनी जान बचाने मारे मारे फिर रहे सभी धमाकों के बीच में। ये सब देखकर उन तीनों की खड़े खड़े ये सोचकर जान सूखी जा रही है कि वो एक 9th रैंक का हेवनली थंडर टैलिस्मैन है। मार्केट में सिर्फ एक की कीमत पूरे 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। समान लेवल वाले ओपोनेंट के सामने हेवनली थंडर टैलिस्मैन उसे एक छुपे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो तो इससे खेल रहा है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म है। अभी मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी बाय।